हाय गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर 5th। जो हमारा चैप्टर 5th है और 6th है वो दोनों है एक ही टॉपिक से रिलेटेड। वो टॉपिक है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो चैप्टर 5th में हम देखेंगे EBIT एंड EPS एनालिसिस। तो EBIT होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स और EPS का एनालिसिस करेंगे। और जो हमारे पास चैप्टर 6 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर 6 है, उसमें हम फाइनेंसिंग डिसीजन से ही रिलेटेड पढ़ेंगे। वो क्या है हमारे पास, उसमें हम देखेंगे लीवरेज एनालिसिस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम चैप्टर 6 में देखेंगे। जो पहले के 4 चैप्टर हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो सारे मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो, विजिट कर सकते हो कि क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या कंटेंट नहीं है। साथ ही में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी वीडियो में, ये जो हमारी सीरीज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जब हमारे सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे देन एंड में मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। साथ ही अभी आपको इमेज पे एक चार्ट टाइप शो हो रहा होगा जिसमें मैंने बताया है कि कौन से चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है कंप्लीटली। लाइक बिजनेस लॉ है, एनवायरमेंटल स्टडीज है एंड देन हमारे पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट है हमारे पास, इन तीनों की जो है वो मैंने चैप्टर वाइज सभी की डिफाइन करा हुआ है। जैसे बिजनेस लॉ में फर्स्ट चैप्टर कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर कौन है, सेकंड कौन है, देन उसके बाद है एनवायरमेंटल स्टडीज का कौन कौन सा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये तीनों बुक्स जो है हमारी वो मैंने कम्प्लीटली अपलोड की है। साथ में ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड करी है। बिजनेस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी वीडियो चैनल पे अपलोड करी है। और लास्ट हमारा बचता है बिजनेस लॉ, तो उसके भी कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने चैनल पे अपलोड करी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है वो वीडियो भी चैनल पे अपलोड करी हुई है, आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जहाँ पे हम देखेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन, EBIT क्या होता है और EPS एनालिसिस जो होता है उसे हम कैसे करते हैं। EBIT EPS एनालिसिस। EBIT stands for earning before interest and tax and EPS stands for earning per share. It is an important tool for analyzing the impact of alternative method of financing on earning per share of firm. EBIT और EP एनालिसिस ये एक ऐसा टूल है जो कंपनी को बताता है कि कंपनी जो है वो कौन सा मेथड ऑफ फाइनेंसिंग चूज करे फंड रेज करने के लिए, ताकि उसका जो अर्निंग पर शेयर है फर्म में वो इंक्रीज हो। अब यहाँ पे बात आती है कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। अर्निंग पर शेयर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पर शेयर पर जो अर्निंग होती है उसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। और मेथड ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो क्या होते हैं फंड रेज करने के लिए, कि जो कंपनी है या तो वो इक्विटी जो है वो रेज करके फंड रेज करे, सेकंड या फिर वो इक्विटी और डेट दोनों के मिक्सचर से फंड रेज करे, थर्ड होता है हमारे पास वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के बेस पे फंड रेज करे, एंड फोर्थ वन है कि वो इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस तीनों के बेस पे जो है वो फंड रेज करे। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप जो है वो क्लियरली समझ पाओगे कि EBIT क्या होता है और EPS एनालिसिस हम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल, कंपनी हैज इक्विटी कैपिटल ऑफ 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, मीन्स 1 लाख रुपीज उसकी कैपिटल है, जिससे उसको एवरेज प्रॉफिट हो रहा है। कितना एवरेज प्रॉफिट हो रहा है? 30,000 एवरेज प्रॉफिट उसको हो रहा है। अब जो कंपनी है वो एक्सपेंशन करना चाहती है, उसको नीड है एक्सपेंशन की, तो उसके लिए उसको 1 लाख रुपीज जो है वो और चाहिए।
अब वो कंपनी सोच रही है वो कौन सा ऑप्शन है जिसे वो चूज करे। या तो मैं उसके लिए नए शेयर इशू करूं, टू इशू न्यू शेयर्स, या फिर लोन जो है उसके लिए वो रेज करे जिसपे 10% इंटरेस्ट हो पर एनम। और वो कंपनी जो है वो एज्यूम कर रही है कि उसको सेम रेट पे प्रॉफिट होगा। जैसे कि 1 लाख पे उसको 30,000 हो रहा था, सेम ऐसा ही उसको जो नया फंड रेज करेगी 1 लाख का, सेम उसे उसी रेट में 30% पे 30,000 जो है वो प्रॉफिट होगा। अब अगर कंपनी चूज करती है लोन वाला ऑप्शन, अगर वो 10% से पर एनम पे लोन लेती है तो वो लोन वाला जो ऑप्शन जो है वो चूज करती है। तो अगर उसको 1 लाख पे 10% जो है वो इंटरेस्ट पे करना है तो 10,000 इंटरेस्ट वो पे करेगी। कंपनी पे ओनली 10,000 रुपीज एज इंटरेस्ट, 10,000 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट के रूप में पे करेगी। और अर्निंग जैसे उसको पहले 30,000 हो रही थी 1 लाख पे, वैसे ही अर्निंग उसको अभी भी 1 लाख पे 30,000 होगी। अब 30,000 उसको पहले प्रॉफिट हुआ, 30,000 उसको लोन लेने के बाद प्रॉफिट हुआ, तो 30,000 प्लस 30,000 हमारे पास होगी 60,000। अब उस 60,000 में से हमने जो है वो 10,000 इंटरेस्ट जो है वो पे कर दिया, तो आफ्टर इंटरेस्ट के बाद हमारे पास बचता है 15,000 रुपीज लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर्स के पास कितने पैसे बचेंगे? 50,000, क्योंकि उसने क्या करा, 10,000 वहां से जो है वो इंटरेस्ट भी निकाल दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, और 60,000 उसे प्रॉफिट हुआ था, तो 16,000 में से उसने 10,000 जो है वो इंटरेस्ट पे कर दिया। देन उसके पास बचता है फिर 50,000। इसमें कोई भी प्रेफरेंस शेयर जो थे वो इंक्लूड नहीं थे, इसीलिए जो हमारे पास आफ्टर इंटरेस्ट पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है 50,000, वो रहेगा ओनली शेयर होल्डर्स के पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो थे वो नहीं थे कोई भी। तो अब 50,000 जो बच चुका है, रह गया है, वो किसके लिए रहा है? वो रहा है शेयर होल्डर्स के लिए। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज हो रहा था। पहले क्या था, 30,000 था, अब 30,000 अगर आप वहां दे रहे थे 1,000 शेयर्स को, तो अर्निंग कितनी थी हमारे पास? 30 रुपीज पर शेयर। और अब हमारे पास अर्निंग है 50,000, तो शेयर तो हमारे पास उतने ही है 1,000, तो 50,000 अगर आपके पास अर्निंग हो रही है और आप वहां से 1,000 जो है वो शेयर को दे रहे हो, तो अब आपके पास अर्निंग पर शेयर जो है वो क्या हो गई है? 50 रुपीज पर एनम। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंपनी को कौन सा मेथड चूज करना चाहिए, लोन रेज करने वाला, ना कि न्यू शेयर इशू करने होंगे। और अगर हमारे पास ऐसा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज़्यादा पड़ रहा है, तब उस सिचुएशन में हम न्यू शेयर इशू कर सकते हैं। एंड लीवरेज कैन ऑपरेट एडवर्सली इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर देन रेट ऑफ अर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए अगर जो इंटरेस्ट है वो 40% होगा, तो हमें 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता? 40,000। टोटल अर्निंग हमारी कितनी थी? टोटल अर्निंग हमारी थी 60,000। और अगर उस 60,000 में से अगर आप 40,000 जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो हमारे पास जो अर्निंग है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितनी बचती? 20,000 हमारे पास अर्निंग बचती। शेयर हमारे पास कितने थे? 1,000। तो इससे हमारे पास क्या होता? अर्निंग पर शेयर जो है वो डिक्रीज हो जाता। तो बेसिकली अर्निंग पर शेयर से ही जो है कंपनी चूज करती है कि कौन सा मेथड हमें चूज करना है फाइनेंसिंग के लिए। और एग्जाम्स में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको 3 से 4 तरह के प्लान दिए जाते हैं कि वो फर्स्ट प्लान में फंड रेज कर रही है वो इक्विटी में, सेकंड प्लान में वो फंड रेज कर रही है इक्विटी प्लस डेट के कोलैबोरेशन से,
थर्ड प्लान में वो फंड रेज कर रही है इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के मिक्सचर से। देन लास्ट हमारे पास आएगा कि फोर्थ प्लान में वो जो है फंड रेज कर रही है इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस तीनों के मिक्सचर से। अब बेसिकली क्वेश्चन में हमें ये पूछा जाता है कि कौन सा मेथड है जिसे कंपनी चूज करेगी। जैसे आपको अभी टेबल शो हो रखा है जो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है कि मैं आपको ऐसे बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है? सेल्स में से आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अगर माइनस करते हैं तो उसमें से माइनस करके जो अर्निंग हमारे पास बचती है उसे हम कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर हमने कोई भी ऐसा प्लान जो है वो सिलेक्ट करा है जिसमें डिवेंचर इशू हुए हैं तो सबसे पहले क्या लेस होगा? सबसे पहले लेस होगा इंटरेस्ट। जैसे कि सेकंड में है इक्विटी प्लस डिवेंचर, तो उसमें हमने डिवेंचर माइनस कर दिया। देन लास्ट प्लान में है हमारे पास इक्विटी डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर, तो उसमें भी हमने डिवेंचर जो है वो माइनस करा। अब सेकंड हमारे पास आता है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट में से हम टैक्स जो है उसे माइनस करते हैं। मोस्टली जो टैक्स रेट होता है वो 40% 50% होता है, तो यहाँ पे आप टैक्स रेट जो है वो माइनस करोगे। अब आपके पास आएगा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट दे दिया आपने, टैक्स दे दिया, उसके बाद आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसके बाद हमको देना होता है लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, जैसा कि आपको टेबल में शो भी हो रहा होगा। जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होगा, फंड रेज करा होगा, प्लान में होगा, वहाँ से हमें प्रेफरेंस जो है वो लेस करना है। जैसा कि हमने थर्ड और फोर्थ प्लान जो है उसमें प्रेफरेंस जो है वो इंक्लूड है, तो वहाँ पे हम प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो माइनस कर देंगे। अब जो अर्निंग बच जाएगी इंटरेस्ट के बाद डिवेंचर होल्डर को, टैक्स के बाद और प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो अर्निंग बच जाएगी, अर्निंग अवेलेबल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास अर्निंग बच जाएगी। जो अर्निंग जो है अवेलेबल रह जाती है, बच जाती है, वो होती है बेसिकली हमारे इक्विटी शेयर्स होल्डर के लिए। तो जब हम इसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लास्ट में आएगा EPS, अर्निंग पर शेयर हमारा जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। इसी तरह से जो भी न्यूमेरिकली क्वेश्चन होते हैं वो सारे सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो भी चाहिए होगी तो मैं सेपरेटली उससे रिलेटेड भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EPS एनालिसिस कैसे करा जाता है, इससे रिलेटेड आपके लिए न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो जो है वो सेपरेटली ला दूंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन you can tell me in comment section. Thank you so much for watching.